हेलो विद्यार्थियों, हम अध्ययन करें पिछली क्लास में अध्ययन यानी कि सॉल्यूशन कर चुके थे कक्षा 10 के मैथ का पेपर राजस्थान बोर्ड का 2023 का। प्रश्न संख्या 30 का हम 7वें प्रश्न तक हल कर चुके थे। अब अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 3 का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इधर देखें, छड़ की लंबाई और अनुपात दिया गया है छाया की लंबाई। तो देखो छड़ कैसे होगी, इस प्रकार, और इसकी छाया कहाँ होगी। मान लो सूर्य यहाँ पर चमक रहा है, तो ये हमारी छड़ है ए बी। इसकी छाया कैसे बनेगी, नीचे की तरफ, यानी कि ये ए सी क्या रहेगी, छाया, और ये क्या रहेगी, छड़। लिखेंगे यहाँ पर, माना छड़ ए बी है तथा छड़ की छाया ए सी है, तब प्रश्नानुसार बताओ छड़ की लंबाई अनुपात छाया की लंबाई का अनुपात कितना दिया गया है, 1:3। तो यहां से छड़ की लंबाई अर्थात ऊंचाई h मान लें, और यह कितनी मान लें अपन, x, यानी कि छाया की लंबाई कितनी मान लें अपन, x। तो यहां से यह h अनुपात क्या हो गया, x। तो यहां से अनुपात का चिन्ह हटाएंगे तो कोई सा कांस्टेंट से गुणा करवाएंगे हम। तो गुणा करवा लिया मान लो k से, तो यहां से h का मान कितना हो जाएगा, k किससे गुणा होगा, x से कितना हो जाएगा ये k, और x का मान कितना हो जाएगा, √3k। ये कांस्टेंट से गुणा करवा दिया हमने। तो यहां से x का मान कितना हो जाएगा, √3k, और h का मान कितना हो जाएगा, k। अब ये 90 डिग्री, क्योंकि छड़ हमेशा लंबवत खड़ी रहेगी, और सूर्य का जो 49 या उन्नयन कोण बनेगा वो ये बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर दृष्टि रेखा ये है। अब ये बताओ थीटा के सामने क्या होता है, लंब, 90 के सामने कर्ण, बाकी बची शेष ऊर्जा क्या होती है, आधार। तो बताओ हमारे को संबंध क्या क्या दिया गया है लंब और आधार में। तो लाल बटा कक्का की सहायता से L बटा K बताओ L और A का जोड़ा कौन सा हुआ, तीसरे नंबर का, और तीसरे नंबर के लिए सूत्र क्या लगता है, tan थीटा। तो यहां से लिखेंगे आप त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कौन सा है इसमें, AB, आधार कौन सा है, AC। तो tan थीटा बराबर AB का मान कितना है, K, और AC का मान कितना आया, √3k। K से K क्या हो गया, कैंसिल। बताओ कितना हो गया ये, 1/√3। तो tan थीटा बराबर 1/√3, और tan की लाइन में टेबल में 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का। तो tan 30, अब तुलना करें अपन, यहाँ पे तुलना करने पर, वैसे करते क्या, tan से tan काट देते, लेकिन वो सही नहीं है। तुलना होती है, ये दोनों मान बराबर कब होंगे, जब दोनों के कोण भी क्या होंगे, बराबर, अर्थात थीटा का मान क्या होगा यहाँ से 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण का मान कितना आएगा इसमें, बताओ 30 डिग्री। इस प्रकार यह अपने को हल करना था। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 3 का 9वां प्रश्न देखें। मजा आ रहा है प्रश्नों को करने में। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए तथा केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, उनका माप भी लिखिए। तो देखो करना क्या था, सबसे पहले प्रकार और पेंसिल की सहायता से प्रकार में 3 सेंटीमीटर का चाप भर के एक वृत्त खींचना था। सबसे पहले इसका केंद्र क्या आ जाएगा हमारे पास, O आ गया। अब इस केंद्र O से स्केल की सहायता से नाप के 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना था, और ये खींच लिया हमने, बिंदु P तक खींच लिया। इसकी लंबाई कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर।
अब देखो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तो अंदर रह गई और 2 सेंटीमीटर बाहर रहेगी, क्योंकि कुल लंबाई कितनी है ये 5 सेंटीमीटर। अब इस बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी होती है, तो ये वाली जो टाइप होती है बहुत इजी होती है। करना क्या होगा, हमें सबसे पहले रेखाखंड OP का समद्विभाजन करना होता है। तो प्रकार को आधे से ज्यादा खोल के इधर चाप काटेंगे और नीचे की तरफ चाप काटेंगे, फिर बिंदु P पर रखेंगे, प्रकार को हिलाएंगे नहीं, इधर चाप काटेंगे और नीचे की तरफ चाप काटेंगे और इन डॉटेड क्रॉस बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाएगा। अब यह जो लंब समद्विभाजक है कौन से पॉइंट पर काटा, E पर। अब क्या करेंगे आप, E को केंद्र मान के OE और ये जो EP है दोनों भुजाएं क्या होगा, ये भी बराबर हो जाएंगी। ये टुकड़ा टुकड़ा क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि हमने क्या किया है, समद्विभाजन। अब यह भी फिक्स है कि इस चित्र में ये जो समद्विभाजक आएगा ये वृत्त को काटता हुआ आएगा, क्योंकि टोटल लंबाई कितनी थी 5 का आधा कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो केंद्र से 2.5 सेंटीमीटर का जो पॉइंट आएगा वो वृत्त की परिधि से अंदर ही आएगा, ये विशेष ध्यान रखना। अब E को केंद्र मान के OE के बराबर त्रिज्या लेके और एक डॉटेड वृत्त खींचेंगे आप ऐसे। अब ये डॉटेड वृत्त इस मूल वृत्त को जहां जहां पर काटा है वो कटान बिंदु हमारे क्या होंगे, स्पर्श बिंदु, इनको मान लेंगे आप A और B। अब A को किससे मिला दिया जाएगा, P से, और B को किससे मिला दिया जाएगा, P से। अब ये स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होंगी, बराबर, और इस प्रकार अभिष्ट चित्र की रचना हो चुकी है। रचना में क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले सर्वप्रथम प्रकार पेंसिल की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, वृत्त के केंद्र, अब अगला स्टेप क्या हो जाएगी, वृत्त के केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूर यानी कि 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड OP खींचा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगला चरण, प्रकार व पेंसिल की सहायता से रेखाखंड OP का लंब समद्विभाजन किया और बिंदु E प्राप्त किया। अब OE के बराबर त्रिज्या लेके E को केंद्र मान के एक काल्पनिक वृत्त खींचा। काल्पनिक वृत्त मूल वृत्त को बिंदु A व B पर काटता है, बिंदुओं A व B को P से मिलाए। इस प्रकार अभिष्ट स्पर्श रेखाओं की रचना हुई। अब नापने की बात करें हम, तो यह जो रेखाखंड था कितना लंबा था, ये 5 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या कितनी आएगी इसकी 3। तो ये 90 डिग्री का कोण बढ़ता है यहाँ पे। स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में क्या होती है, लंबवत। तो ये 90 के सामने क्या होगा, कर्ण, तो 5 तो क्या हो गया यहाँ पे कर्ण, 3 क्या हो गया यहाँ पे आधार, तो फिक्स है। पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो इसका मान कितना आएगा 4 सेंटीमीटर नापने पर। तो आपके ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई थी ये 4 सेंटीमीटर आनी चाहिए थी। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 10, तीसरे का, 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींचिए एवं उसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों का माप भी लिखिए। तो सबसे पहले क्या करना था, प्रकार व पेंसिल की सहायता से, प्रकार पेंसिल व स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींचेंगे आप। फिर क्या करेंगे, स्केल प्रकार पेंसिल की सहायता से AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AY खींच देंगे। अब रेखा AY पर समान लंबाई के चाप A1 कितने काटेंगे, अनुपात कितना है इसमें, AB का मान, लंबाई कितनी दी गई है, सबसे पहले तो देखें 5 सेंटीमीटर, और अनुपात कितना दिया गया है 2:3। तो कितने चाप काटते हैं, अनुपातों के योग के बराबर। अनुपात कितने हैं, 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5। तो यहाँ पर A से स्टार्ट करेंगे अनुपात चाप काटना, और कितने चाप काटेंगे आप 5 चाप। तो A1, फिर दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A5, चौथा A4 और पांचवा A5। अब क्या करेंगे, अंतिम चाप A5 को बिंदु B से मिला दिया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्लास में खूब करवाए थे ऐसे प्रश्न। अब यह बताओ कि कितने अनुपात में काटना है, 2:3 में। तो पहले कौन सी संख्या आ रही है 2, तो कौन से चाप पर, A2 से, किससे A2 से, यानी कि कहना क्या चाह रहा है, ये 5 भाग हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें 3 भाग नीचे होने चाहिए और 2 भाग ऊपर होने चाहिए। तो कौन सा पॉइंट आएगा वो A2। अब रेखा बिंदु A2 से
इस A5B के समांतर एक रेखा की रचना करनी है तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले प्रकार के नोक को A5 पर टिकोएंगे और एक चाप भर देंगे मनमर्जी कितना भी। अब प्रकार के नोक को ऐसे कैसे प्रकार को हिलाएंगे नहीं और किस पर टिको देंगे आप, A2 पर, और ऐसे कैसे एक चाप काट देंगे, काट दिया। अब क्या करेंगे, इस चाप की चौड़ाई लेंगे, प्रकार के नोक को टिको देंगे और जितना ये खुल रहा है उतना खोलेंगे, ऐसे कैसे उठाकर प्रकार के नोक को यहां पर रख के इस प्रकार कट मार दिया जाएगा। अब एक कटान पॉइंट और A2 दोनों को मिलाकर इस प्रकार रेखाखंड खींच दिया जाएगा। तो फिक्स है कि यह इसके समांतर आ जाएगी और हमें अभिष्ट बिंदु C प्राप्त हो जाएगा। टोटल लंबाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, 5 के 5 भाग करें कितना आएगा, 1-1 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह टुकड़ा 2 सेंटीमीटर का आएगा आपका और यह टुकड़ा 3 सेंटीमीटर का आएगा और यह अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। इस प्रकार रचना करनी थी। बहुत आसान प्रश्न था। यह प्रश्न गई बोर्ड परीक्षा में भी आया था, ऐसा का ऐसा, ये बस अनुपातों का मान चेंज था और भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर थी। तरीका ये का यही था। अगला प्रश्न देखें। जो प्रश्न समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में या फिर अपने व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बताएं कि कौन से प्रश्न में कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे फोन करके भी पूछ सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 का अगला प्रश्न 11वां। किसी वर्त का त्रिज्यखंड उस वर्त का चतुर्थांश है तो त्रिज्यखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का मान कितना होगा। तो देखो यह वर्त हो गया, चतुर्थांश का मतलब है कि वर्त को बराबर 4 भागों में अपन काटे ऐसे, तो फिक्स है कि केंद्र हमारा इस प्रकार आएगा और ये जो 4 भागों को अपन बराबर वर्त को 4 भागों में काटेंगे अपन, तो यह एक तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो सिस्टम बनता है वही होगा। यानी कि केंद्र पर टोटल कोण कितना होता है, 360। कितना होता है, 360। 360 को बराबर 4 भागों में बांटेंगे आप तो कितना कितना बट में आएगा, 90-90। ये बताओ एक वर्त को बराबर 4 भागों में काटे या बांटे अपन तो अभिष्ट त्रिज्यखंड का जो कोण आएगा, चतुर्थांश का जो कोण आएगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। और XY तल में भी हमारे जो 4 चतुर्थांश होते हैं तो केंद्र पर प्रत्येक कोण कितने होते हैं, ये इधर ये खांचा भी कितना होता है, 90 डिग्री, ये भी कितना होता है 90 डिग्री, ये भी कितना होता है 90 और ये भी कितना होता है 90। तो ये बताओ यहाँ पर त्रिज्यखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका आंसर कितना हो जाएगा बताओ, डायरेक्ट ही 90 डिग्री लिखना था अपने को चित्र बना के। अगला प्रश्न संख्या 12। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के दैला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये बताओ कि कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। यहां पर दहला कितने होते हैं, 4। तो प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे सबसे पहले, प्रायिकता PE बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो ये बताओ किसकी प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं आप, दहला होने की प्रायिकता, इसलिए अभिष्ट प्रायिकता बराबर अभिष्ट प्रायिकता PE बराबर अनुकूल कितने हुए बताओ, दहले कितने हैं। अनुकूल का मतलब क्या होता है, जिसकी प्रायिकता पूछी जा रही है वो संख्या में कितने हैं। तो यहां पर किसकी प्रायिकता पूछी जा रही है बताओ, दहला की। तो दहले कितने होते हैं, 4, एक ईंट का, एक पान का, एक चिड़ी का और एक हुकुम का। तो कुल दहले कितने हो गए, 4। अगर यहाँ पर काले रंग के दहले की बात करता तो 2 लेते, लाल रंग के दहले की बात करते तो 2 भी 2 लेते, यदि चिड़ी का दहले की बात करता तो 1-1 लेते। लेकिन यहाँ पर कलर की बात नहीं की है और इसके टाइप की बात नहीं की गई है, ओनली दहले की पूछी गई है। इसका मतलब कुल दहले कितने होते हैं, 4। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 4। कुल कितने हैं, 52। काटेंगे तो 4 एकम 4 कितना हो जाएगा, 13। तो PE का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/13। इस प्रकार इसका हल करना था। सूत्र अवश्य लिखना था क्योंकि मैथ में स्टेप बाय स्टेप चलने के नंबर मिलते हैं और सूत्र लिखने के नंबर डिवाइड होते हैं। यदि आपने सूत्र नहीं लिखा तो उस बात के आपके नंबर काटे जाएंगे। अब देखते हैं अगला
प्रश्न संख्या 4। अभी तक तो हमने प्रश्न संख्या 1, 2 व 3 के 30 प्रश्नों को हल किया है। अब प्रश्न संख्या 4, परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार लिखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो अपन करते क्या है, देखो दो तरीके हैं इसके, या तो 125 का भाग दे ले आता हो तो, या सेकंड तरीका देखें इसका, हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं 125 के। तो 5 दूना 10 कितना आएगा 2, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटे तो 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। तो अपन क्या लिख सकते हैं 125 को 5 गुणा 5 गुणा 5 अर्थात 5 की घात 3। तो अपन इस 13/125 को क्या लिख सकते हो 13/5 की घात 3। अब करते क्या है, जितनी 5 की घात होती है उतनी 2 की घात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बटे में एक भी 2 की घात नहीं है, इसलिए क्या करेंगे आप ऊपर नीचे 2 की घात 3 से गुणा करा देंगे। तो 13 गुणा 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है 8, और 5 गुणा 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 हुआ। तो घातें सेम होती है और संख्याएं गुणा में होती है, तो घातें एक साथ लिख ली जाती है और संख्याओं को गुणा करवा दिया जाता है एक साथ, यानी कि 5 गुणा 2 होल घात 3 लगा सकते हैं। अब कितना हो जाएगा ये 13 अंटे 104 बटा 5 दूना कितना हो जाएगा अंदर ही अंदर 10 की घात 3। तो 104 बटा 10 की घात 3 का मतलब कितना हो गया 1000। अब कितने स्थान कितने जीरो हैं 3 जीरो, तो 3 स्थान छोड़ के पॉइंट लगा दो 4 जीरो, एक के बाद क्या जाएगा पॉइंट आगे के लगा देंगे 0, जिसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसका हल करना था। तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे इस प्रकार किया हुआ होगा तो, और अलग स्टेप से किया होगा तो नंबर कटने के चांस हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में इस प्रकार ही हल करना था। प्रश्नावली के अनुसार अपने 10th क्लास के सिलेबस के अनुसार इसी प्रकार हल करना होता है। अगला प्रश्न 5वां, बहुपद x² माइनस x माइनस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको 0 के बराबर लिखेंगे। अब ABC के मान ज्ञात करेंगे तो x का गुणांक क्या होगा a का मान कितना है 1, b का मान -1 और c का मान -6। अब करते क्या है a गुणा c, यानी कि 1 इंटू सी का मान -6, तो गुणा कराए तो माइनस का 6 होना चाहिए, और b का मान कितना -1। तो ऐसी कोई दो संख्याएं जिनका गुणनफल -6 आए और जोड़ बाकी करे तो -1 आ जाना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी है -3 + 2, दोनों को जोड़ेंगे आप तो क्या आ जाएगा -1, दोनों को गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा -6। तो अतः x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। प्रथम 2 में कॉमन क्या आ रहा है x, तो क्या हो जाएगा ये x -3 प्लस 2, इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है +2, तो क्या हो जाएगा ये 2 कॉमन लिया तो 2 का भाग 2 में 1 बार क्या बचेगा x, फिर प्लस माइनस माइनस 2 का भाग 6 में 3 बार बराबर 0। तो ये दोनों संख्याएं गुणा में, ये दोनों संख्याएं गुणा में, कोष्ठक पूरी एक संख्या मानी जाएगी। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है कोष्ठक, यानी कि x -3 कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या बचेगा x, इसमें क्या बचेगा 2 बराबर 0। अब क्या करते हैं x -3 का मान 0 होगा या x + 2 का मान 0 होगा। यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 3, यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा -2। अतः शून्य x बराबर क्या होंगे -2 और 3, इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार किए होंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, 1/4 नंबर भी आपका नहीं काटा जाएगा। अगला प्रश्न देखें, आनंद आ रहा है प्रश्नों को करने में। प्रश्न संख्या 6, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति का पता लगाइए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए में क्या करते हैं, विभक्ति कर d का मान ज्ञात करते हैं। तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, तो d बराबर b, यानी कि यहाँ से abc का मान ज्ञात करें हम, तो a का मान कितना होगा 4, b का मान -12 और c का मान -9। तो b का मान रखो -12 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 4 और गुणा c का मान -9। तो d बराबर -12 का वर्ग कितना हो जाएगा
44 माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, 4 चौक 16, 16 नाम 144, तो डी बराबर कितना हो जाएगा ये 288। अब होता क्या है, डी का मान यदि 0 से कम आए तो मूल होते हैं काल्पनिक। मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक या वास्तविक नहीं भी बोल सकते हैं। यदि डी का मान 0 आ जाए तो मूल होते हैं बराबर, सॉरी वास्तविक और बराबर। डी का मान यदि 0 आ जाए तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और बराबर या समान। या डी का मान 0 से ज्यादा आ जाए अर्थात प्लस में मान आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। यहाँ पर डी का मान 288 है प्लस का, जो कि 0 से काफी अधिक होता है। अतः लिख देंगे आप डी का मान क्या हुआ, 0 से अधिक। इसलिए मूल कैसे होंगे, वास्तविक व भिन्न भिन्न लिखो, असमान लिखो, बात एक ही है, भिन्न भिन्न होंगे। इसका ये फाइनल आंसर होगा इस प्रकार। पूरा सॉल्यूशन करना था, डायरेक्ट आंसर ये नहीं लिखना था। पूरा सॉल्यूशन प्रत्येक स्टेप के यहां पर नंबर डिवाइड होंगे। यह एबेसद है और रिक्त स्थान नहीं है। प्रश्न संख्या 7, बिंदुओं 0,0 यानी कि हमारा ए पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है, बी का मान 5,-3। प्रश्न पढ़ें, बिंदुओं 0,0 और 5,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु सूत्र से बताओ, x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ से x बराबर x1 का मान कितना है 0, x2 का मान कितना है 5 बटा 2, इधर y बराबर y1 का मान कितना है 0 प्लस y2 का मान कितना है -3 बटा 2। यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 5 बटे 2, इधर y का मान कितना आएगा -3 बटा 2। अतः मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा 5,2, 5 बटा 2, -3 बटा 2। इसका ये आंसर होगा। और कंप्लीट सॉल्यूशन करना था इस प्रकार, तो ही नंबर मिलेंगे। यदि डायरेक्ट आपने टिप टॉप के आंसर लिख दिया तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। प्रश्न संख्या 8 देखें, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो सबसे पहले आप चित्र की सहायता से समझें इसे। माना कि यह मीनार है, पहले 49 कोण कितना था 60 डिग्री, कितना था 60। सूर्य मान लो यहाँ चमक रहा था। अब जैसे ही सूर्यास्त हुआ थोड़ा और, तो अब क्या होगा, उन्नयन कोण का मान कम होगा अर्थात 49 कोण का मान कम होगा। तो पहले छाया यहाँ थी, अब जैसे कोण का मान कम होगा तो छाया और अधिक लंबी हो जाएगी। पहले यहाँ थी, अब माना कि छाया बिंदु यानी कि मीनार ए बी हो गई। पहले छाया कहाँ तक थी सी तक, अब छाया कहाँ तक बढ़ गई डी तक। तो छाया में परिवर्तन कितना हुआ 40 मीटर, यानी कि पहले ए सी तक थी, अब और कितनी बढ़ गई 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यदि 49 कोण 60 से घटकर कितना हो जाता है 30, कितना हो जाता है बताओ, ये 30 डिग्री हो जाता है। तब इसका छाया की लंबाई में वृद्धि कितनी हो जाती है 40 मीटर। तो हमें मीनार की ऊंचाई h का मान ज्ञात करना है। माना कि पहले छाया की लंबाई कितनी थी x, मीनार हमेशा लंबवत खड़ी रहेगी। तो आपका ये चित्र बनकर तैयार हो गया, क्योंकि चित्र के भी नंबर मिलेंगे आपको। लिखेंगे माना मीनार ए बी है तथा जब 49 कोण 60 डिग्री है तब छाया कितनी है बताओ, ए सी बराबर x मीटर है, तथा जब 49 कोण 30 डिग्री
हो जाता है तब छाया AD हो जाती है। छाया में परिवर्तन CD बराबर कितना दिया गया हमें 40 मीटर। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है बताओ, h मीटर है। यह हमें लिखना था और हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे आप ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, यानी कि h का मान क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस बड़े वाले त्रिभुज में सूत्र लगाएं या फिर आप एक बार छोटे वाले त्रिभुज में सूत्र लगाएं। तो आसान कौन सा होगा, पहले छोटे वाले में लगा लें हम। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। थीटा के सामने हमेशा क्या रहता है, लंब। बाकी बची शेष क्या रहेगी, आधार। तो लाल बटा कक्के की सहायता से L बटा के A। छोटे त्रिभुज में संबंध लगाए हम, तो बताओ H और क्या दिखाई दे रहा है, X। तो L और A का जोड़ा कौन सा बनेगा यहाँ पे, tan का। किसका सूत्र लगाएंगे बताओ हम, tan का। तो ये जो लिखा हुआ है इसको आप उतार लिए होंगे, इसको मिटा देता हूं। इस प्रकार आपको लिखना था, मैं ये बताया हूं। तो देखें अब आगे नीचे हल क्या करना था हमें, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कौन सा हुआ इसमें, AB। आधार कौन सा हुआ इसमें, AC। तो tan थीटा का मान कितना है इसमें बताओ, 60 बराबर AB का मान कितना है इसमें, H, और AC का मान कितना है, X। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर H बटा X। तो यहां से आप किसका मान निकालें, H का निकालें। तो x गुणा हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे करो बटे में क्या लगा दें, 1। तो यहाँ से वज्र गुणा कराए हम, तो x किससे गुणा होगा, √3 से। तो x √3 बराबर क्या हो जाएगा, ये h। तो यहाँ से यदि हम x का मान ज्ञात करें तो √3 कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो h बटा √3, इसको दे देंगे आप समीकरण नंबर 1। पुनः क्या करेंगे, देखो कई तरीके हैं, आप चाहे तो यहाँ से x का मान ज्ञात कर सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। h का मान ज्ञात कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में देखें वापिस 90 के सामने पूरी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। BD क्या हो जाएगी, कर्ण। अब 30 डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, थीटा का मान, क्योंकि बीच वाली भुजा को भूल जाएंगे। अब जब बड़े समकोण त्रिभुज में नियम लगाएंगे तब, तो थीटा के सामने यह AB क्या रहेगा, फिर से लंब, और यह पूरा का पूरा AD क्या हो जाएगा, आधार। पूरा का पूरा AD क्या हो जाएगा, आधार। तो दिया क्या, हमें निकालना क्या है, लंब। संबंध किसमें दिया गया, फिर से आधार में। सूत्र किसका लगेगा, फिर से tan का। तो पुनः समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान फिर से AB, आधार का मान अब की बार क्या हो गया, पूरा AD। तो tan थीटा का मान कितना दिया गया, 30। AB का मान फिर से क्या हो गया, H, और AD का मान पूरा क्या होगा बताओ, यहाँ तक तो X और आगे कितना है, 40। तो पूरा कितना हो जाएगा, ये X प्लस 40। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3 बराबर H बटा X प्लस 40। इसको वज्र गुणा कराए हम, तो x प्लस 40 किससे गुणा होगा, 1 से। तो x प्लस 40 बराबर h किससे गुणा होगा, √3 से। कितना हो जाएगा, h √3। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे आप, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो कितना आ रहा था बताओ, h बटा √3। तो h बटा √3 प्लस 40 बराबर कितना हो गया, h √3। x का मान लिख लिया अपन ने। अब यह बताओ कि हमें मान ज्ञात किसका करना है, h का। तो h एक तरफ और बाकी संख्याएं एक तरफ। तो अपन क्या करेंगे, h बटा √3 उधर ले चलो, कितना हो जाएगा, 40 बराबर h √3 माइनस h बटा √3। तो यहाँ से 40 बराबर कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, h, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1 बटा √3।
तो यहाँ से 40 बराबर h कोष्टक लेस से कितना हो जाएगा इसका √3। अब 1 का भाग देंगे √3 में कितनी बार जाएगा, √3 बार। √3 को √3 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3, माइनस √3 का भाग √3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। गुणा किससे कराएंगे, 1 से क्या आएगा 1, तो क्या हो जाएगा ये 40 बराबर 3 में से गया तो 2 बटा √3 बराबर h। अब देखो सॉरी गुणा h। अब ये संख्याएं कट रही है क्या, 2 1 कम 2, कितने में कट जाएगी 20 बार। अब √3 कहाँ जाएगा इधर गुणा में, तो h का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 20√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई बताओ कितनी होगी इसमें, 20√3। इस प्रकार इसका हल करना था। आशा करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा। मात्र अगर कॉपी में करें हम तो मुश्किल से 1.5-2 मिनट का प्रश्न है ये आपके लिए। अगला प्रश्न देखें अब, प्रश्न संख्या 9। 6 सेंटीमीटर भुजा के नाप वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। तो सबसे पहले क्या करना था हमें, एक 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींचना था। फिर प्रकार की सहायता से और इस प्रकार पेंसिल और स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर का चाप बिंदु A से काटेंगे और 6 सेंटीमीटर का चाप बिंदु B से काटेंगे और कटान पॉइंट हम C प्राप्त कर लेंगे। C को A से मिलाया जाएगा और C को B से मिला देंगे। यह तो हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज 6 सेंटीमीटर भुजा का। अब क्या करेंगे आप, इसको 2/3 अनुपात यानी कि एक दूसरा समरूप त्रिभुज की रचना करनी है इसी के साथ, जिसकी भुजाएं कितनी गुणी हो, 2/3 यानी कि छोटा त्रिभुज बनेगा। अंश का मान हर का मान बड़ा है इसलिए भाग देंगे तो मान क्या आएगा छोटा। इसका मतलब जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो इस मूल त्रिभुज के अंदर बनेगा। तो अपन क्या करेंगे, एक भुजा के समान यानी कि न्यून कोण बनत रेखा खींचेंगे आप फिर से। अब हर कितना इसमें 3, तो यदि हर बड़ा हो बटे में तो 3 बराबर चाप काटेंगे, 1 2 और 3। तीसरे को मिला दिया जाएगा A1 A2 और A3। तीसरे को मिला देंगे आप फिर से B से। अब ऊपर कितना है 2, तो A2 से इस A3B के समांतर रेखा की रचना करनी है। पिछले प्रश्न में बताया था मैंने आपको, चाप काट के ऐसे फिर चाप कोण करके ऐसे और कटान पॉइंट को ऐसे मिला देंगे आप। पॉइंट कौन सा प्राप्त कर लेंगे, ABC तो पहले था ही, ये D हो जाएगा। अब फिर से पॉइंट D से इस BC के समांतर रेखा की रचना करनी है फिर से हमें, तो फिर से यहाँ पर चाप भरेंगे। इसी प्रकार चाप यहाँ पर, फिर चाप की चौड़ाई लेके चाप का कटान पॉइंट ज्ञात करेंगे और कटान पॉइंट को मिलाते से खींच देंगे, हमें E पॉइंट प्राप्त हो जाएगा और हमें इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ADE की रचना कर देंगे। तो कोई कठिन नहीं था, बहुत आसान प्रश्न था ये भी। प्रश्न संख्या 10। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे के समांतर हो। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप भर के एक वृत्त की रचना करेंगे आप। अब कह रहा है कि 2 स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो समांतर हो, और 2 रेखाएं समांतर तब ही होंगी जब इनके स्पर्श बिंदु किसी व्यास के सिरे होंगे, फिक्स हैं। इसका मतलब क्या करना था हमें, पहले सबसे पहले एक व्यास की रचना करनी थी। ऐसे व्यास खींचा AB, अब बिंदु A पर भी लंब डालते और बिंदु B पर भी लंब की रचना करेंगे। करते कैसे थे, चाप भर के पहला कट दूसरा कट समद्विभाजन किया, मिला देंगे, फिर से चाप भरेंगे उल्टा, पहला कट दूसरा कट, दोनों का समद्विभाजन करेंगे और खींच देंगे। इस प्रकार ये दोनों क्या आएंगे यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो बताओ ये कोण क्या हो गया, एकांतर कोण हो गए। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती है, समांतर। इसका मतलब हमें क्या करना था, एक व्यास खींच के व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा की रचना करनी थी। ये प्रश्न यह कह रहा था और ये किताब का ही प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न था।
आगे प्रश्न संख्या 11 देखें। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यानी कि माना दो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR है, तब दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यानी कि यह त्रिभुज हमारा हो गया ABC और दूसरा हो गया हमारा PQR, समरूप दिया गया है, तथा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज PQR हमें दिया गया है समीकरण नंबर 1। अब यहां पर एक लाइन लिखेंगे, चूंकि यानी कि सिद्ध क्या करना है हमें, अतः सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के, यानी कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। यह हमें सिद्ध करना है। और सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए सर्वांगसम आकृतियों की परिभाषा क्या होती है, वे आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं बराबर हों तथा संगत कोण बराबर हों। तो त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम। समरूपता में क्या होती है, भुजाएं समानुपाती, जबकि सर्वांग समता में क्या होती है, भुजाएं बराबर। और भुजाएं बराबर होंगी तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 1। तो त्रिभुज क्या होंगे हमारे, सर्वांगसम। तो देखें एक लाइन लिखेंगे, चूंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात परिमेय होती है हमारी ये, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, या संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बात एक ही है। इसका मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर हो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, अर्थात AB बटे में कौन आएगा, PQ का वर्ग बराबर BC बटे में कौन आएगा, QR का वर्ग, इसी प्रकार AC बटा PR का वर्ग। अब इनका मान क्या दिया गया, बराबर, अर्थात हम समीकरण 1 की सहायता से लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC की जगह एरिया ऑफ त्रिभुज PQR लिख सकते हैं हम। तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर ये मान ऐसे कैसे छाप देंगे। अब बताओ दोनों सहमत, तो क्या हो जाएगा, ये 1 कटेगा तो बराबर AB बटा PQ का होल स्क्वायर, इसी प्रकार BC बटा QR का होल स्क्वायर, इसी प्रकार AC बटा PR का होल स्क्वायर। अब क्या ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1, इनके सबके स्क्वायर हट जाएंगे। AB बटा PQ बराबर BC बटा QR और AC बटा PR। तो जब भुजाएं बराबर होती है तो उनका अनुपात कितना आएगा, 1, क्योंकि खुद का खुद में भाग देंगे तो मान कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात कितना आ गया, 1। अतः अब लिखेंगे आप ऐसे, इसको लिख देंगे आप समीकरण नंबर 2। तो देखें त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में बताओ क्या हो गया, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR बराबर 1। अगर हम एक एक पॉइंट को लें, पहला AB बटा PQ बराबर 1 को लें तो क्या हो जाएगा, AB बराबर PQ, BC बराबर QR और AC बराबर PR। ऐसा लिख सकते हैं हम, AB बराबर PQ, BC बराबर QR और AC बराबर PR। तो तीनों की तीनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर। इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। कौन से नियम से होंगे ये तीनों भुजाएं बराबर आई है, तो SSS नियम से, SSS नियम से ये सर्वांगसम हो जाएंगे। इस प्रकार इसका हल करना था। अगला प्रश्न देखें। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न करेंगे, बाकी प्रश्न हम अगली क्लास में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। प्रश्न संख्या 12। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस का मान कितना दे दिया, 7 सेंटीमीटर। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना, यानी कि थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है।
इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, चूंकि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल a बराबर सूत्र लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो a बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है 7 × 7, थीटा का मान कितना दिया 60/360। 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 चाम 36, एक साथ से एक साथ कैंसिल। तो a बराबर क्या आया 22 × 7/6, 2 से काटे तो 2 3 6 कितना आ जाएगा ये 11। तो कितना हो जाएगा 11 7 77/3। या तो आंसर यहाँ लिख के छोड़ दें या पॉइंटों में आंसर निकालें इसका आप। तो 3 दूना 6 कितना बचेगा, सॉरी हाँ 3 दूना 6 1 बचेगा, 3 पंजे 15 2 बचेगा। आगे संख्या आने क्या लगाएंगे 0 तो क्या लग जाएगा पॉइंट, फिर 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, फिर 20, 3 छक्के 18, इस प्रकार ये चलता ही रहेगा। तो 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न संख्या 13 से लेके 23 तक हम अगली क्लास में हल करेंगे। एक एक प्रश्न को हल करेंगे हम अथवा सहित, नो टेंशन रहें, आप अपने प्रश्नों को मिलाते रहें आपने किस प्रकार हल किया था। और जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों से बोलें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।